सभी को नमस्कार। जीबी एजुकेशन की तरफ से संचालित क्लास में अपन कक्षा 10 से विज्ञान विषय के सेकंड लेसन की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज अपन प्रारंभ करेंगे क्या, उत्सर्जन तंत्र। देखो सिंपल अपन बात करें, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो एक लाइन लिखता हूँ, फिर और डिटेल से समझते हैं इसको। शरीर से, जैसे चलो एक क्वेश्चन के रूप में अगर आपसे पूछा जाए कि उत्सर्जन तंत्र क्या है, एक क्वेश्चन के रूप में ही लिख लेते हैं इसको। उत्सर्जन तंत्र क्या है। अगर एक लाइन में अपन आंसर दें इसका, तो अपन कह सकते हैं शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था, क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब समझना इसको, कोई भी प्राणी हो, प्रत्येक प्राणी, अब प्रत्येक प्राणी का मतलब कोई भी जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे सर्प हो, चाहे कोई कीट हो, चाहे मछली हो, मतलब प्रत्येक प्राणी जो भी अपनी शारीरिक क्रियाएं करता है, उपापचयी क्रियाएं करता है, तो इन क्रियाओं के दौरान उसके शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे अपन बात करें, अपशिष्ट पदार्थों की बात करें, तो कुछ प्राणियों के शरीर में तो अमोनिया का निर्माण होता है, कुछ प्राणियों के शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, कुछ प्राणियों के शरीर में यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। समझ गए बात। प्रत्येक प्राणी के शरीर में जब वो प्राणी क्रिया करता है तो उसके शरीर में इन अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। तो कुछ प्राणियों में तो अमोनिया का निर्माण होता है, कुछ प्राणियों में यूरिया का निर्माण होता है, और कुछ प्राणियों में यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। जैसे अपन मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य के शरीर में किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। अब ये जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ विषाक्त पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, और इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। और इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था जो कहलाती है, वही क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। समझ गए बात। तो इसको अपन लिख लेते हैं। तो प्रत्येक प्राणी के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। समझ गए बात। अब इनका निर्माण हो गया। ये नाइट्रोजन युक्त विषाक्त पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ कैसे होते हैं, नाइट्रोजन युक्त विषाक्त पदार्थ होते हैं। विषाक्त मतलब जहरीले पदार्थ होते हैं, जिनको अपन चाकर भी, या इनको प्राणी चाकर भी अपने शरीर में नहीं रख सकता, क्योंकि अगर शरीर में ये पदार्थ रहेंगे तो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसलिए इनको बाहर निकालना पड़ता है, और इनको बाहर निकालने की जो शरीर में व्यवस्था होती है, वह व्यवस्था ही क्या कहलाती है, उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। इसी में आगे लिखे अपन, नाइट्रोजन युक्त ये अपशिष्ट पदार्थ,
विषाक्त कह दो, चाहे टॉक्सिक कह दो, चाहे जहरीले कह दो, विषाक्त प्रकृति के होते हैं, अतः इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। इन्हें शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था, शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ये तो उत्सर्जन तंत्र का सामान्य सा परिचय हो गया। उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना। अब अपन पोषक पदार्थों को तो बाहर निकालेंगे नहीं, हम किन पदार्थों को बाहर निकालेंगे? जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, जो हमारे शरीर के लिए अपशिष्ट हैं, बेकार हैं और जिनका हमारे शरीर में निर्माण होता है, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये बाहर निकालने वाली व्यवस्था ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब देखो कुछ प्राणियों में तो अपशिष्ट पदार्थों के रूप में निर्माण होता है किसका? अमोनिया का। कुछ प्राणियों में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निर्माण होता है किसका? यूरिया का। कुछ प्राणियों में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में निर्माण होता है किसका? यूरिक अम्ल का। तो अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर प्राणियों को 3 भागों में बांटेंगे अपन, या अपन सिंपल ये लिखेंगे अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार। तो अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। अब ये अमोनिया, अपन यूरिया की बात करें, मानव में, मनुष्य में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका निर्माण होता है? यूरिया का। इसका निर्माण मछलियों में होता है। यूरिक अम्ल का निर्माण ये जो सरीसृप प्रजाति के जानवर हैं, जैसे छिपकली वगैरह हुआ, सर्प हुआ, इनमें होता है। और जैसे अपन बात करें कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह, इनमें किसका निर्माण होता है? यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इसको अपन देख लेते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब अगला देखते हैं अपन, इसको भी अपन एक क्वेश्चन के रूप में ही लिख लेते हैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार। तो ये तो अपने को पता चल गया, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अमोनिया, दूसरा अपन बात करें यूरिया, तीसरा अपन बात करें यूरिक अम्ल। अब सुनते जाना, कुछ प्राणियों में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। तीनों को एक साथ ही लिखता हूं मैं। यहां सबसे पहले अपन बात करते हैं अमोनिया। कुछ प्राणियों में अपशिष्ट पदार्थ, एक अमोनिया वाला अगर आपके समझ में आ गया तो ये मान लेना तीनों समझ में आ जाएंगे। तो पहले अमोनिया का लिख लेते हैं, अमोनिया वाला समझा देता हूं, उसके बाद ये दोनों अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। कुछ प्राणियों में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का निर्माण होता है। यह सबसे विषाक्त मतलब सबसे जहरीला अपशिष्ट पदार्थ है, इसलिए
इसके उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। अब सुनते जाना, तीनों अपन एक साथ कैसे समझ पाएंगे। ये जो 3 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हैं, पहली लाइन तो अपन तीनों में यही लिखेंगे, कुछ प्राणियों में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, इसमें तो लिख देंगे अमोनिया का निर्माण होता है। कुछ प्राणियों में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का निर्माण होता है। कुछ प्राणियों में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। इनमें से अमोनिया सबसे विषाक्त या जहरीला अपशिष्ट पदार्थ है, और जितना ज्यादा विषाक्त पदार्थ होगा, जितना ज्यादा विषाक्त अपशिष्ट पदार्थ होगा, उसको बाहर निकालने के लिए उतने ही ज्यादा जल की आवश्यकता होगी। समझ गए बात? तो ज्यादा जल की आवश्यकता होगी, इसका मतलब यह उत्सर्जन किन में पाया जाएगा? जो जंतु जल में रहते हैं, जैसे उपासतिल मछली या जलीय कीट। तो इसका अपन उदाहरण लिखेंगे, हर में एग्जाम्पल जरूर बताना है। जैसे इसका उदाहरण उपासतिल नहीं है, सॉरी, ये है अस्तिल मछलियां। एक तो हो गया उदाहरण क्या? अस्तिल मछलियां, और दूसरा हो गया क्या? जलीय कीट। ये समझिए। इसमें अपन क्या लिखेंगे? कुछ प्राणियों में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम विषाक्त होता है, इसलिए इसके उत्सर्जन में अमोनिया की तुलना में कम जल की आवश्यकता होती है। ये ज्यादा विषाक्त था, इसलिए इसके उत्सर्जन में ज्यादा जल की आवश्यकता थी। यह कम विषाक्त है, इसलिए इसके उत्सर्जन में कम जल की आवश्यकता होगी। यह सबसे कम विषाक्त है, इसलिए इसके उत्सर्जन में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। समझ गए? तीनों में बस यही बात लिखनी है। अब दूसरा अपन बात करें यूरिया। कुछ प्राणियों में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का निर्माण होता है। यह अमोनिया की तुलना में कम विषाक्त होता है, इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। कम जल की आवश्यकता होती है। इसका भी अपन 2 उदाहरण लिखेंगे। इसके उदाहरण लिख सकते हैं अपन क्या? उपासतिल मछलियां और मैंने आपको कहा था कि मनुष्य में भी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। अब मनुष्य किस श्रेणी में आता है? मनुष्य आता है स्तनधारी की श्रेणी में। तो एक इसका उदाहरण लिख सकते हैं अपन क्या? स्तनधारी। समझ गए बात? अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, तीसरा अपन बात करें यूरिक अम्ल। इन 2 का तो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में तीसरा अपन लिखते हैं यूरिक अम्ल। पहली लाइन तो वही लिखेंगे अपन, कुछ प्राणियों में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका निर्माण होता है? यूरिक अम्ल का निर्माण होता है।
अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। अब अपन ने पहले भी बात की थी, यह सबसे कम विषाक्त पदार्थ है, इसलिए इसके निष्कासन में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। यह सबसे कम विषाक्त पदार्थ है। हालांकि ये तो अपन ने बात कर ही ली थी कि विषाक्त पदार्थ होते हैं, ये विषाक्त पदार्थ, जहरीला पदार्थ ये भी है, ये भी है, तो ये भी है, लेकिन ये सबसे कम है तीनों की तुलना करें तो। इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। इसका भी अपन उदाहरण लिख लेते हैं। यह उत्सर्जन या यह अपशिष्ट पदार्थ किन प्राणियों में पाया जाता है? एक तो पक्षियों में पाया जाता है, कबूतर, कौवा वगैरह जो भी ये पक्षी होते हैं इनमें पाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें सरीसृप। सरीसृप का मतलब होता है जो जीव रेंगकर चलते हैं, जैसे छिपकली वगैरह हुआ, सर्प वगैरह हुआ, इनमें भी कौन सा उत्सर्जन पाया जाता है? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। जो भी कीट हैं, वैसे दो उदाहरण सफिशिएंट है, दो उदाहरण अपने को लिखने हैं इसमें। कीट में मतलब ये भी मक्खी मच्छर वगैरह हुआ, जो भी कीट हुआ वो किस श्रेणी में आएंगे? वो यूरिक अम्ल वाले उत्सर्जन की श्रेणी में आएंगे। समझ गए बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन चर्चा करते हैं। अब देखो, केवल जो अपने को अब चर्चा करनी है, हर प्राणी के बारे में चर्चा ना करके हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में? मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। मानव उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले तो अपन देखें मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या शामिल होता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में 4 अंग शामिल हैं। कितने अंग? 4 अंग। सबसे पहले अपन बात करें 2 वक्र, मतलब किडनी। 2 तो क्या शामिल है? अपनी किडनी शामिल है। दूसरा अपन बात करें 2 मूत्रवाहिनी। फिर अपन बात करें 1 मूत्राशय, जिसमें मूत्र इकट्ठा रहता है, और एक शामिल है क्या? मूत्र मार्ग, जिससे होकर मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है या मूत्र को बाहर निकाला जाता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में कुल मिलाकर कितने अंग शामिल हैं? 4। 2 तो किडनी या वक्र हो गए, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग। सबसे पहले अपन मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बना लेते हैं और उसके बाद में इन चारों का एक एक करके अध्ययन करते हैं। बहुत सिंपल चित्र है, जैसे अपने हार्ट का चित्र आया था उसकी तरह, ज़्यादा टिपिकल चित्र नहीं है। ये लो, 3 डंडे बना लेना। थोड़ा सा इनको भर देना पेन से। अब देखो उसके बाद में क्या करना है, दोनों तरफ 2 किडनी बनानी है। किडनी कितनी होती है? 2।
एक ये किडनी और दूसरी ये वाली किडनी। अपन चाहे तो इसको थोड़ा ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड वाली किडनी होती है वो थोड़ा सा ऊपर स्थित होती है, और चाहो तो अपन बराबर में बना लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखो, ये तो क्या हो गई, दो किडनी या वक्र, ये दाईं साइड की और ये बाईं साइड की, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, दायां वक्र, और इसको अपन लिख सकते हैं क्या, बायां वक्र। तो वक्र का काम हो गया। अब दो मूत्रवाहिनी, एक इधर से आएगी और दूसरी इस वक्र से आएगी, मतलब दोनों किडनी से एक एक मूत्रवाहिनी आएंगी। ये दो क्या हो गई, मूत्रवाहिनी। अब इसमें अपने को दाईं और बाईं लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो लिख दो दायां मूत्रवाहिनी, और ये क्या हो गई, बाईं मूत्रवाहिनी। ये लो। अब देखो, थोड़ा सा है समझना, आगे जाके फिर और अपन समझ लेंगे। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ पे, वक्र में। दाएं वक्र और बाएं वक्र, इन दोनों में निर्माण होता है मूत्र का। यहां से जो मूत्र का निर्माण हो गया, वह मूत्र किस में बहेगा, फिर मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी में बहते हुए वह मूत्र कहाँ आके इकट्ठा होता है, मूत्राशय में आकर इकट्ठा होता है, और ये आ गया नीचे क्या, मूत्राशय। तो मूत्र आके इकट्ठा हो गया कहाँ, मूत्राशय में। तो ये हो गया क्या, मूत्राशय। और यहाँ जब मूत्र इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद में मनुष्य द्वारा उस मूत्र को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। किसके द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा। ये क्या हो गया, मूत्र मार्ग। तो ये हो गया मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र। इसमें कुछ अपन और अंकित कर देते हैं, जैसे ये जो नलिका होती है वक्र में आ रही है, एक तो होती है सीरा ऊपर वाली, नीचे वाली होती है क्या, धमनी। तो वक्र की सीरा और वक्र की धमनी, इसलिए अपन इसको कहेंगे वक्रीय सीरा और वक्रीय धमनी। तो ऊपर वाली को तो अपन लिख देंगे क्या, वक्रीय सीरा, और नीचे वाले को लिख देंगे क्या अपन, वक्रीय धमनी। अब यहां से थोड़ा ध्यान रखना, कहीं आप ये ऊपर वाले, क्योंकि इसको मत कर देना, ये इधर जो पाइपलाइन आ रही है ये तो क्या है, मूत्रवाहिनी। इसका ऊपर वाला भाग वक्रीय सिरा और इसका नीचे वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है, वक्रीय धमनी। ये लो। तो इसका आप चित्र बना लो। उसके बाद में अपन एक एक बात करेंगे, पहले वक्र के बारे में बात करेंगे, फिर मूत्रवाहिनी के बारे में, फिर मूत्राशय के बारे में, फिर मूत्र मार्ग के बारे में। इन सब की चर्चा कंप्लीट होते ही अपना मानव उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट। फिर अपन लास्ट में आके ये बात कर लेंगे कि भाई इस वक्र में जो मूत्र का निर्माण होता है, उस मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से मानव में मूत्र का निर्माण होता है। तो आप बना लीजिए चित्र, फिर आगे शुरू करते हैं। अब एक एक करके देखते हैं अपन। सबसे पहले लेंगे क्या, किडनी या वक्र। तो पहला अपन ले लेते हैं क्या, वक्र।
एक एक करके देखें अपन, एक एक पॉइंटों के रूप में लिखेंगे इसको, क्योंकि देखो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, वक्र में होता है, इसलिए मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग किसे माना गया है, वक्र को माना गया है। हालांकि ये भी उत्सर्जी अंग में आता है, मूत्रवाहिनी भी, मूत्राशय भी और मूत्र मार्ग भी, लेकिन ये तो यहाँ से तो केवल मूत्र आता ही तो है ना, निर्माण तो कहाँ हुआ, वक्र में हो गया। इसलिए मानव का सबसे प्रमुख या मुख्य उत्सर्जी अंग किसे माना गया है, वक्र को माना गया है। क्योंकि मनुष्य जो भी तरल अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है उसका लगभग 75 से 80% भाग किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, वक्र के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, मूत्र के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। इसके अलावा कुछ अपशिष्ट पदार्थ अपने पसीने के रूप में भी उत्सर्जित हो जाते हैं, पसीना भी तो आता है। एक चीज ध्यान रखना, अपन उत्सर्जन तंत्र का मतलब अपन ने क्या देखा था कि भाई जो भी हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। मल त्याग उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं होता। 99% बच्चों के दिमाग में ये आता है कि मल त्याग भी उत्सर्जन तंत्र में शामिल होता होगा। सुबह आप लोग जो फ्रेश होके आते हो, मल त्याग करते हो, वह उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं होता, वह पाचन तंत्र में शामिल होता है। पाचन तंत्र में अपन ने लास्ट बात की थी ना कि भाई पाचन तंत्र में हमारा शरीर हमारे भोजन का पाचन करता है और उसके बाद कुछ अपचित भोजन हो जाता है जिसका हमारा शरीर पाचन नहीं कर पाता, वह गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, वह उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं होता। उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से अपन शामिल करते हैं किसको, मूत्र को, और उसके अलावा पसीने को। तो वक्र में अपन पहला पॉइंट लिखे, यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं अपन, ये लो, इसको बना हुआ रहने देते हैं क्योंकि इसको देख देख के अपने कई चीजें आपको बतानी है। उत्सर्जी अंग है क्योंकि कुल तरल अपशिष्ट पदार्थों का लगभग 75 से 80% उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, वक्र द्वारा होता है। तो 75 से 80% उत्सर्जन अकेले वक्र द्वारा हो रहा है, किडनी द्वारा हो रहा है। इसका मतलब प्रमुख उत्सर्जी अंग किसे माना जाएगा, किडनी या वक्र को माना जाएगा। फिर अपन बात करें कि ये वक्र हमारे शरीर में कहाँ स्थित होते हैं, तो इसको समझना। देखो हमारे बॉडी की अपन बात करें, मध्य वाले शरीर की बात करें, तो ये जो फेफड़े वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसे तो कहते हैं अपन वक्ष गुहा, और जो पेट वाला हिस्सा है इसे कहते हैं अपन उदर गुहा। क्या कहते हैं, उदर गुहा। समझना इसको। ये मध्य वाला जो हमारे शरीर का भाग है, यहां अपने याद करो डायफ्राम देखा था, फेफड़ों के जस्ट नीचे फेफड़ों का अंतिम भाग क्या कहलाता, डायफ्राम कहलाता। इस डायफ्राम के ऊपर वाला भाग, ये जो अपने को दिखाई दे रहा है, यहां हाथ लगा के देखो, ये डायफ्राम वाला हिस्सा आ गया। डायफ्राम के ऊपर वाला भाग तो कहलाता है क्या, वक्ष गुहा, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, उदर गुहा। समझ गए बात। तो ये जो किडनी या वक्र स्थित होते हैं, ये कहाँ स्थित होते हैं, उदर गुहा में स्थित होते हैं। एक चीज तो ये ध्यान रखोगे। दूसरा, उदर गुहा में भी कहाँ स्थित होते हैं, अमाशय के ठीक नीचे स्थित होते हैं। याद करो अपन ने मानव पाचन तंत्र में देखा था, ये क्या है, अमाशय। वहां मानव पाचन तंत्र में मैंने आपको बताया था कि अमाशय के बाद में आती है क्या, छोटी आंत। आ गया सबको याद, अमाशय के बाद में क्या आ रही थी, छोटी आंत आ रही थी, यही आ रही थी ना अमाशय के बाद में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अमाशय के ठीक नीचे वक्र या किडनी स्थित होती है। तो
अमाशय के नीचे छोटी आंत भी स्थित होती है और अमाशय के नीचे ये किडनी या वक्र स्थित होते हैं। लेकिन अंतर क्या है, अमाशय के नीचे किडनी, सुनना, किडनी कहाँ स्थित होती है, अमाशय के नीचे पीठ की ओर, मतलब इस छोटी आंत के पीछे स्थित होती है। समझ गए बात, अमाशय के नीचे पीठ की ओर, मतलब ये अमाशय के नीचे, आगे की ओर तो छोटी आंत आ गई और पीठ की ओर क्या आ गई, ये किडनी या वक्र आ गई। पीठ की ओर जो कशेरुक दंड होता है, उस कशेरुक दंड के दाईं ओर और बाईं ओर एक एक किडनी स्थित होती है, यह दाईं ओर, ये बाईं ओर। समझ गए। तो अब अपन लिख लेते हैं कि ये स्थित कहां होती है, वक्र मानव शरीर में उदर गुहा में किसके नीचे, अमाशय के नीचे पीठ की ओर, क्योंकि वैसे तो अमाशय के नीचे छोटी आंत स्थित होती है, लेकिन अमाशय के नीचे पीठ की ओर क्या स्थित होती है, वक्र स्थित होते हैं। पीठ की ओर कशेरुक दंड, जो अपन रीढ़ की हड्डी आती है ना, कशेरुक दंड के दाईं व बाईं ओर स्थित होती है, के दाईं व बाईं ओर स्थित होती है। समझ गए बात। तो दूसरा पॉइंट अपन वक्र की स्थिति के बारे में, किडनी की स्थिति के बारे में बता देंगे कि कहां स्थित होती है। अब बात करें, ये जो वक्र है, एक पहले मैं लाइन लिख देता हूं, फिर बात करें अपन। वक्र के मध्य के सतही भाग को हाइलम कहते हैं। अब समझना इसका मतलब क्या है। ये वक्र या किडनी, इसका उदाहरण ले लो चाहे इसका उदाहरण ले लो, दोनों वक्र हैं। वक्र का मध्य का भी कौन सा भाग, सतह वाला भाग। वक्र के मध्य के सतही वाले भाग को, ये जो भाग खुला है, इस भाग को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। अब देखो, ये मूत्रवाहिनी जो वक्र में प्रवेश कर रही है, बताओ कौन से भाग से होकर प्रवेश कर रही है, हाइलम वाले भाग से प्रवेश कर रही है। इधर देख लो चाहे, यह मूत्रवाहिनी वक्र में प्रवेश कर रही है, कौन से भाग से, हाइलम वाले भाग से प्रवेश कर रही है। इसके अलावा ये जो वक्रीय सिरा और वक्रीय धमनी है, इनमें रक्त बहता है, दोनों को मिलाकर अपन कह सकते हैं रक्त वाहिनी। तो रक्त वाहिनी भी हाइलम वाले भाग से वक्र में प्रवेश करती है और मूत्र वाहिनी भी हाइलम वाले भाग से होकर वक्र में प्रवेश करती है। ये अपन तीसरे पॉइंट में लिखेंगे। तो वक्र के मध्य के सतही भाग को हाइलम कहते हैं। हाइलम वाले भाग से होकर ही क्या क्या, एक तो रक्त वाहिनियां, मतलब वक्रीय सिरा और वक्रीय धमनी, दोनों को मिलाकर क्या कह सकते हैं, रक्तवाहिनी। तो रक्तवाहिनी और मूत्रवाहिनी इसी भाग से होकर वक्र में प्रवेश करती हैं। रक्तवाहिनियां तथा मूत्रवाहिनियां किस में प्रवेश करती हैं, वक्र में प्रवेश करती हैं, वक्र में प्रवेश करती हैं। यहां तक कोई दिक्कत, 3 पॉइंट अपने इसको लेकर कंप्लीट हो चुके हैं। ले इसका स्क्रीनशॉट, फिर चौथे पॉइंट की अपन चर्चा करें।
वक्र के दो भाग होते हैं, डैश करके लिख देना, आंतरिक भाग को कोर्टेक्स तथा बाहरी भाग को तो क्या कहते हैं, कोर्टेक्स, तथा आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। ये चौथा पॉइंट लिख देना। देखो होता है क्या है, वैसे तो इस वक्र में क्या होता है कि 3 परत होती हैं। पहले तो कितनी परत हो गई, 3 लेयर हो गई। वसा की लेयर भी बनी हुई होती है जो वक्र को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। समझ गए बात, 3 परत हो गई। इन 3 परतों के बाद जो बाहरी भाग है, उस बाहरी भाग को तो क्या कहते हैं अपन, कोर्टेक्स कहते हैं, और जो आंतरिक भाग है उसको क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। समझ गए बात। तो वक्र के 2 भाग हैं, बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। फिर अपन बात करें, ये तो अपन ने देख लिया कि भाई मूत्र का निर्माण किसके द्वारा होगा, इस वक्र के द्वारा होगा। वक्र में, प्रत्येक वक्र में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। कितने, 10 लाख। 10 लाख नेफ्रॉन तो इसमें पाए जाते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन इसमें पाए जाते हैं। कुल मिलाकर वक्र में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और वक्र में जो नेफ्रॉन स्थित होते हैं, इन नेफ्रॉन्स के द्वारा ही मूत्र का निर्माण किया जाता है। अपन बाद में देखेंगे कि मूत्र का निर्माण होता कैसे है, लेकिन अभी ये दिमाग में रखना कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, वक्र में होता है। और वक्र में भी किसके द्वारा मूत्र का निर्माण किया जाता है, तो नेफ्रॉन्स के द्वारा मूत्र का निर्माण किया जाता है। तो 5वां पॉइंट अपन लिखे, प्रत्येक वक्र में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स कह दो, या वक्र में है छोटे छोटे अणु तो कह देंगे वक्राणु। क्या कह देते हैं, वक्राणु। कोष्टक में लिख देता हूं मैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। इन नेफ्रॉन्स के द्वारा ही किसका निर्माण किया जाता है, मूत्र का निर्माण किया जाता है। अब अगर आपसे वक्र के बारे में पूछा जाए, समझ गए बात, तो वक्र के बारे में आप ये इतनी डिटेल बता देना। वक्र के बाद में अपन बात करेंगे मूत्रवाहिनी की, और मूत्रवाहिनी के बाद में मूत्राशय की, मूत्राशय के बाद में मूत्रमार्ग की। ये 4 ही तो पॉइंट थे ना। लेकिन वक्र में ही एक क्या आगे, नेफ्रॉन्स। तो वक्र में ही पहले अपन किसका अध्ययन करेंगे, नेफ्रॉन्स का अध्ययन करेंगे। नेफ्रॉन्स का अध्ययन करने के बाद अपना वक्र तो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में अपन लेंगे क्या, मूत्रवाहिनी। तो वक्र का ही टॉपिक चल रहा है अभी। वक्र में भी आपसे अलग से नेफ्रॉन्स की संरचना के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। समझ गए बात। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स का आकार कैसा होता है, ये सारी अपन बात करें। अब आप खुद सोचो कि भाई एक छोटे छोटे वक्र हैं अपने शरीर में, और प्रत्येक वक्र में 10 लाख नेफ्रॉन्स हैं, और फिर भी अपन उसकी संरचना बना पा रहे हैं कि वो दिखाई कैसा देता है। इतना भी आकार नहीं होता नेफ्रॉन्स का, क्योंकि इतने ते भी आकार बनाएंगे तो 10 लाख कैसे माएंगे, इसमें कैसे समा पाएंगे। इससे भी छोटे आकार का होता है नेफ्रॉन्स। फिर भी वैज्ञानिकों ने उसकी संरचना बता दी कि किस प्रकार का होता है। तो वो अपन देख लेते हैं नेफ्रॉन्स क्या होता है और कैसी इसकी संरचना होती है। तो अब अपन बात करेंगे किसकी, नेफ्रॉन्स, या नेफ्रॉन्स को ही कह देते हैं क्या,
वक्राणु। अब इसको मिटा देते हैं अपन और इसकी जगह चित्र बना लेते हैं किसका, नेफ्रॉन्स का। अगर थोड़ा सा दिमाग में रखना, अगर वक्र या किडनी के बारे में पूछा जाए ना तो बस अपना सफिशिएंट हो चुका है, उसमें नेफ्रॉन्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताना है। नेफ्रॉन्स के बारे में अलग से पूछा जाए तो वो अपना अध्ययन कर लेते हैं। तो अब अपन देख लेते हैं क्या, नेफ्रॉन्स या नेफ्रॉन्स को ही कह देते हैं क्या, वक्राणु। देखो होता है क्या है, नेफ्रॉन्स के दो भाग होते हैं। सबसे पहला तो ये याद रखोगे, नेफ्रॉन्स के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला भाग तो है जिसको अपन कहते हैं बोमन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट भी कह दो, चाहे बोमेन कैप्सूल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। क्या होता है बोमेन कैप्सूल, यहां देखना, ये एक कैप्सूल की तरह दिखाई दे रहा होगा आपको। अब देखना क्या होता है, रीनल ट्यूबेल। क्यों रीनल ट्यूबुल भी कह सकते हैं, ये एल है यहाँ। क्यों, ये अपन तो नेफ्रॉन्स के दो भाग हो गए, बोमेन कैप्सूल और दूसरा वक्र नलिका। अब देखो होता क्या है, यहाँ भी थोड़ा सा बना देता हूँ, उसके बाद में चित्र ही कंप्लीट हो जाए तुम्हारी किसका, नेफ्रॉन का। समझ गए बात। ये शुरू वाला जो भाग है ना, ये कंप्लीट नेफ्रॉन है। ऐसे 10 लाख नेफ्रॉन्स एक किडनी या एक वक्र में पाए जाते हैं। कितने? 10 लाख। ये नेफ्रॉन का जो प्रारंभिक भाग है, ये वाला क्या कहलाता है? बोमेन कैप्सूल कहलाता है। और यहां से लेके यहां तक लास्ट तक का जो भाग है वो क्या कहलाता है? वक्र नलिका कहलाता है। तो अपन लिखें किसके बारे में? बोमेन कैप्सूल के बारे में। तो पहली लाइन तो आपको यही लिखनी है, यह नेफ्रॉन्स का प्रारंभिक भाग है, नेफ्रॉन्स का प्रारंभिक भाग है जो एक थैले के आकार का होता है। क्योंकि थैले में कोई चीज रख सकते हैं अपन, तो इस कैप्सूल में भी अपन कोई भी चीज रख सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया? बोमेन कैप्सूल। समझ गए बात?
अब दूसरा क्या है, वक्र नलिका। इस वक्र नलिका के 3 भाग हैं। वक्र, अब क्योंकि अब इनका दोनों का वर्णन तो अपने को करना ही है, पहले बोमेन कैप्सूल का कर लेंगे, फिर वक्र नलिका का कर लेंगे। वक्र नलिका में सिर्फ अपन अभी हाल फिलहाल इतना ही लिखेंगे कि वक्र नलिका के 3 भाग हैं। एक तो पहला ये भाग, दूसरा ये भाग, तीसरा यह भाग। तो कौन कौन से 3 भाग हैं? देखो, ये एक कुंडलित नलिका के रूप में दिखाई दे रही है ना आपको, कुंडलित नलिका। ये भी आपको कुंडलित नलिका के रूप में दिखाई दे रही है, कुंडलित नलिका। अब देखना, ये पास में है और ये थोड़ा दूर है, तो इसे तो कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसे तो क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका। और इसे कहते हैं क्या? दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो नीचे वाला भाग बच गया, इसके बारे में हेनले नामक एक वैज्ञानिक ने बताया था, इस कारण इसे कहते हैं क्या? हेनले का लूप। समझ गए? तो अब देखना होता है क्या है। इसकी नेफ्रॉन्स की संरचना की बात करें, पहला बोमेन कैप्सूल, यह नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग है जो एक थैले के आकार का होता है। अब इस नेफ्रॉन्स में ये वाली तो क्या है? वक्रीय धमनी। एक तो क्या प्रवेश करती है? वक्रीय धमनी। और ऊपर वाला अपन ने याद करो, वक्र में भी अपन ने जो 2 नलिका प्रवेश कर रही थी वही वक्र वाली, तो नीचे वाली को तो वक्रीय धमनी कहा था और ऊपर वाली को क्या कहा था? वक्रीय सिरा। अब सुनना, यह है नेफ्रॉन्स का प्रारंभिक भाग है जो एक थैले का आकार का होता है। इसमें अब आगे क्या लिखेंगे? इसमें वक्रीय धमनी प्रवेश करती है तथा प्रवेश करने के बाद छोटी छोटी नलिकाओं के एक गुच्छे में बढ़ जाती है। छोटी छोटी नलिकाओं के इस गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो नलिकाओं का गुच्छा है ये क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस कहलाता है। वर्ड जरूर थोड़े टिपिकल हैं, लेकिन याद कर लेना, ये याद करने ही पड़ेंगे। थैले का आकार का होता है, इसमें मतलब बोमेन कैप्सूल में क्या प्रवेश कर रही है? वक्रीय धमनी। इसमें वक्रीय धमनी प्रवेश करती है। इसके बाद यह वक्रीय धमनी, इसके बाद यह वक्रीय धमनी छोटी छोटी नलिकाओं के गुच्छे में बट जाती है। छोटी छोटी नलिकाओं के गुच्छे में बट जाती है। नलिकाओं के इन गुच्छे को, नलिकाओं के इस गुच्छे को क्या नाम दिया था अपन ने? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वक्रीय धमनी प्रवेश करके छोटी छोटी नलिकाओं के एक गुच्छे में बट गई, इस गुच्छे को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब आगे सुनना, ये ग्लोमेरुलस हो गया। ग्लोमेरुलस का एक हिस्सा वक्रीय धमनी से जुड़ा होता है, ग्लोमेरुलस का एक हिस्सा वक्रीय सिरा से जुड़ा होता है। लिख सकते हैं अपन। फिर अपन लिखेंगे वक्रीय धमनी से अपशिष्ट व गंदा रक्त आता है। फिर यहां ये शुद्ध होने के बाद वक्रीय सिरा से स्वच्छ रक्त जाता है। यहां से तो वक्रीय धमनी से तो अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त आया। अब गंदा रक्त आया और वो साफ कैसे हुआ? उसकी गंदगी बाहर निकल गई, और वो गंदगी को ही अपन क्या कहेंगे? फिर मूत्र कहेंगे। गंदगी बाहर कैसे निकली, मतलब मूत्र का निर्माण कैसे हुआ, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। सिर्फ यहाँ इसकी संरचना देखनी है अपने को नेफ्रॉन्स की। तो यहाँ आपको ये लिखना है, इसका ग्लोमेरुलस का एक हिस्सा वक्रीय धमनी से जुड़ा होता है जो गंदा अपशिष्ट रक्त लेकर आता है, और एक हिस्सा वक्रीय सिरा से जुड़ा होता है जो स्वच्छ रक्त ले जाता है।
चलो इसको तो आप बनाओ, है ना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर वक्र नलिका का ही बेमोइन कैप्सूल का ही कुछ बचा हुआ भाग और लिख देता हूँ, तो ले वो इसका स्क्रीनशॉट। चलो इसको रहने दो, क्योंकि बोमेन कैप्सूल के बारे में तो अभी लिख रहे हैं। हाँ, इसके बारे में आगे लिखें अपन, तो लिख सकते हैं ग्लोमेरुलस का एक भाग, ये क्या कहलाएगा, ये ग्लोमेरुलस कहलाएगा। एक भाग वक्रीय धमनी से जुड़ा रहता है, जो अपशिष्ट गंदा रक्त लेकर आती है, तथा एक भाग किससे जुड़ा रहता है, वक्रीय शिरा से जुड़ा रहता है। जुड़ा रहता है, जो स्वच्छ रक्त ले जाता है। यह चर्चा हो गई अपनी किसकी, बोमेन कैप्सूल की। पहले ये वाला लिखना है और उसके बाद में ये वाला लिखना है, समझ गए बात। अब अपन बात करेंगे किसकी, ये जो नलिका है जिसको अपन ने नाम दिया था वक्रीय नलिका, तो इसका ले वो स्क्रीनशॉट। वक्रीय नलिका में ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना आपको। दूसरा अपन नेफ्रॉन्स का दूसरा भाग देखें, वक्रीय नलिका, बस इसमें यही लिखना है जो अपन ने चित्र में देखा है। वक्रीय नलिका के 3 भाग हैं। प्रारंभिक भाग समीपस्थ दूरस्थ समीपस्थ कुंडलित नलिका, मध्य भाग हेनले का लूप, और अंतिम भाग दूरस्थ कुंडलित नलिका। वक्रीय नलिका के 3 भाग हैं। कौन कौन से, पहला भाग प्रारंभिक समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है। मध्य भाग हेनले का लूप कहलाता है। अंतिम भाग क्या कहलाता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है। यह हो गया क्या, वक्रीय नलिका, और इसी के साथ नेफ्रॉन्स या वक्राणु कंप्लीट। अगर आपसे नेफ्रॉन्स की संरचना का वर्णन पूछे तो ध्यान रखना, नेफ्रॉन्स की ये संरचना तो बनानी है ही आपको। क्यों, नेफ्रॉन्स के बारे में ये और लिखना आपको। नेफ्रॉन्स को 2 भागों में बांट देना। अब इसे संग्राहक नलिका कहते हैं। ये क्या काम में आती है, यहाँ से मूत्र जाता है और यहाँ इकट्ठा होता है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब देखो, अपन ने इसका तो स्क्रीनशॉट ले पहले। ये चित्र भी अपन दोबारा बनाएंगे। चित्र किस में बनाएंगे अपन दोबारा, मूत्र निर्माण में, क्योंकि मूत्र का निर्माण किस में होगा, इस नेफ्रॉन्स में होगा। अब सुनना, मानव उत्सर्जन तंत्र में अपन ने 4 चीजें देखे थे। 2 तो क्या देखे थे अपन ने, वक्र। फिर अपन ने देखा था क्या, 2 मूत्र वाहिनी। फिर अपन ने देखा था एक मूत्राशय, और फिर अपन ने देखा क्या,
एक मूत्र मार्ग। आज की क्लास में अपना कौन सा टॉपिक हुआ है? वक्र का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। वक्र के अंदर प्रत्येक वक्र में अपन ने बात की थी 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, तो वक्र में ही अपन ने बात कर ली किसकी? नेफ्रॉन्स की। अब अपन किसके बारे में बात करेंगे? दो दो तीन तीन लाइनों के मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये छोटे छोटे ये तीन अपने बचे हुए हैं। ये तीनों 10 मिनट या 7-8 मिनट का काम है। ये तीनों करने के बाद अपन देखेंगे कि इस नेफ्रॉन्स में मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो ये सब बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।